जी, आज से हम लोग इकोनॉमिक्स की कक्षाएँ छोटी-छोटी क्लासों में देखेंगे और आज से देखें। और आप लोग को आज पता है कि आज 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, इसीलिए सभी को जय भीम। और आपको पता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के बहुत बड़े रिसर्चर थे और लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हुए थे, जो कि इकोनॉमिक्स की दुनिया का सबसे बड़ा कॉलेज कहे इंस्टीट्यूशन कहे लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स है, जो वहाँ से पढ़े हुए हैं। और इसीलिए आज से हम लोग अर्थशास्त्र की 12th की कक्षाएँ को कुछ नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे और आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से देखिए, पहले हम अर्थशास्त्र की परिचय, फिर अर्थशास्त्र का परिचय जानने की कोशिश करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आती है और ये अर्थशास्त्र दो शब्द इकोनॉमिक से लिया गया है। अर्थशास्त्र में अर्थ और शास्त्र, अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन। जिसमें धन का अध्ययन किया जाता है उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। और अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, आपको पता है। और आगे हम लोग देख रहे हैं, आइए 12th अर्थशास्त्र का परिचय हम लोग पहले देखेंगे, उसके बाद आपको कुछ बताएंगे। चलिए परिचय में आते हैं। देखिए यहाँ पे नोट में पूरा प्रिंटेड करवाया गया है। अर्थशास्त्र क्या है, यहाँ लिखा है सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिनके अंतर्गत आर्थिक क्रियाएं जैसे उपभोग, उत्पादन, निवेश आदि का अध्ययन चरणबद्ध तरीके से किया जाता है। अब लोग अर्थशास्त्र में बताएं कि उपभोग, उत्पादन, निवेश और इत्यादि विनिमय आदि का अध्ययन किया जाता है। वही है आज सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम उपभोग, उत्पादन, निवेश इत्यादि का अध्ययन करते हैं। समझ गए ना। इसका उद्देश्य क्या है, कोई चीज़ पढ़ने का एक उद्देश्य होता है, इसलिए हम अर्थशास्त्र पढ़ने के लिए उद्देश्य है राष्ट्र की भौतिक संपत्ति में वृद्धि करना तथा लोगों के कल्याण में वृद्धि करना। अर्थशास्त्र पढ़ने का मेरा एक ही उद्देश्य है, जो हमारे देश की आर्थिक स्थिति कैसे बदले, हमारे देश में सामाजिक स्थिति जो सीमित साधन है और असीमित प्रयोग है, सीमित साधनों में हम कैसे जी सकें, क्योंकि हमारे यहाँ साधनों की कमी है और उसे चरणबद्ध तरीके से हमें चलाना है। इसीलिए हमें अर्थशास्त्र की पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। और आधुनिक अर्थशास्त्र को जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है, जो स्कॉटलैंड के निवासी थे। आपको पता होगा कहाँ के थे एडम स्मिथ, स्कॉटलैंड के निवासी। उसकी पुस्तक है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। आपको पहले भी बताए थे कि वेल्थ ऑफ नेशन जो 1776 में प्रकाशित हुई थी, इसकी पुस्तक, वहाँ से अर्थशास्त्र की परिभाषाएँ ली गई थी, इसलिए इन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। और भारतीय अर्थशास्त्र के जनक चाणक्य को कहा जाता है, जो कि एक राजनीतिक पर आधारित थी, भारत की राजनीतिक पर आधारित थी, इसीलिए उसे चाणक्य को भारतीय अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, जिसका जन्म पाकिस्तान तक्षशिला में हुआ था। अर्थशास्त्र से पहले हम लोग अर्थशास्त्र की परिभाषाएँ जान लिए। अर्थशास्त्र की अर्थव्यवस्थाएँ आती हैं। अर्थव्यवस्थाएँ के बारे में आपको पता होगा कि अर्थव्यवस्थाएँ एक ऐसी व्यवस्था को कहते हैं जिनके अंतर्गत उस क्षेत्र के लोगों की अपनी आजीविका चलाने के लिए विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएँ करते हैं। इसके अंतर्गत उत्पादन, वितरण और खपत शामिल है। आपको होना चाहिए कि अर्थशास्त्र और में अर्थव्यवस्थाएँ हैं, जो कि हम 11th में पढ़े होंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था। और अर्थव्यवस्था किसी खास पहचान के साथ आती है। जैसे भारत की अर्थव्यवस्थाएँ किसी व्यक्ति का नाम हुआ, जैसे रमेश या सुरेश की अर्थव्यवस्थाएँ किसी राज्य की अर्थव्यवस्थाएँ किसी देश की अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ा होता है, जो वहाँ की आर्थिक स्थिति के बारे में और वहाँ की जीविकाओं को कैसे चलाया जाए इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। समझिए। अब आते हैं कि आपको पहले बताए होंगे कि अर्थशास्त्र को हम दो भागों में बांटा गया, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स।
माइक्रो इकोनॉमिक्स को हिंदी में कहते हैं विशिष्ट अर्थशास्त्र और मैक्रो इकोनॉमिक्स को कहते हैं समष्ट अर्थशास्त्र। विशिष्ट अर्थशास्त्र के बारे में हम जानते हैं कि विशिष्ट अर्थशास्त्र को हम क्या कह सकते हैं, छोटी छोटी इकाइयों में अध्ययन किया जाता है। विशिष्ट अर्थशास्त्र देखिए यहाँ पे लिखा है, विशिष्ट अर्थशास्त्र में केवल एक व्यक्ति या किसी एक व्यक्ति की इकाई की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। देखिए विशिष्ट अर्थशास्त्र में क्या होता है, किसी व्यक्ति विशिष्ट अर्थशास्त्र में केवल एक व्यक्ति या किसी एक व्यक्तिगत इकाइयों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। समझ गए। अर्थशास्त्र में हम छोटे छोटे फर्म, उद्योग इत्यादि के बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे इंडिविजुअल पार्ट्स का अध्ययन कर सकते हैं, इंडिविजुअल फर्म का अध्ययन करेंगे, वही है माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र पे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम अर्थव्यवस्था के संपूर्ण अर्थशास्त्र के संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या करते हैं, अर्थशास्त्र के संपूर्ण अर्थव्यवस्था के अध्ययन करते हैं। जैसे कि जैसे हमारे देश की राष्ट्रीय आय जीडीपी, नेशनल इनकम जीडीपी, राष्ट्रीय बचत, कुल रोजगार, कुल उत्पादन, कुल जनसंख्या इत्यादि का अध्ययन करेंगे। यही क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र है। अब आप जानते हैं अर्थशास्त्र की परिभाषाएं, समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषाएं आपको अब इतना है। और देखिए कि समष्टि अर्थशास्त्र आप पढ़ लें। और अब समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में हम जानना की कोशिश करेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। समष्टि अर्थशास्त्र में आपको पहले बताए थे कि समष्टि अर्थशास्त्र में हम संपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं के अध्ययन करते हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं के आर्थिक अध्ययन करते हैं। और जिसमें समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं के अध्ययन करते हैं। यहाँ देखिए समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं हैं। समष्टि अर्थशास्त्र इकाइयों का अध्ययन, यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं हम देखेंगे। समष्टि इकाइयों का अध्ययन, इसमें समग्र इकाइयों जैसे कि राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन, कुल रोजगार, राष्ट्रीय बचत आदि का समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है। समझ गए ना कि समष्टि शास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था को और संपूर्ण अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय, जो कुल की राष्ट्रीय आपकी देश की कुल आय क्या है, इसके बारे में, कुल उत्पादन क्या है, टोटल प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका कुल रोजगार क्या है, उसके बाद राष्ट्रीय बचत, राष्ट्र की सेविंग कितना है आदि के बारे में अध्ययन किए जाते हैं। पहला इसका विशेषता यही है कि हम समष्टि इकाइयों को पढ़ते हैं देश की। और दूसरा इसकी विशेषताएं हैं कि समष्टि आर्थिक चर वेरिएबल, समष्टि वेरिएबल होता है। समष्टि आर्थिक चर क्या है आप जानिएगा। समष्टि चर में वे चर जिनका संबंध पूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर होता है। समझिए ना, वे चर जिनका संबंध पूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर होता है, जैसे राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, समग्र मांग, समग्र पूर्ति, ये सब क्या है, ये समग्र वेरिएबल पर्सन है, वेरिएबल है। यही है राष्ट्रीय आय की दूसरी विशेषता, समष्टि अर्थशास्त्र की दूसरी विशेषता। और समष्टि उपकरण, विभिन्न उद्देश्यों के पूर्ति के लिए जिन संसाधनों का प्रयोग किया जाता है उसे समष्टि उपकरण कहते हैं। जैसे कि राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, आय नीति। यहाँ पर इसकी विशेषताएं हैं। किसकी विशेषताएं, समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं हैं सब। समष्टि मैक्रो इकोनॉमिक्स की ये सब विशेषताएं हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं, पहला है समष्टि इकाइयों का अध्ययन, दूसरा है समष्टि चर, तीसरा है समष्टि उपकरण और चौथा है संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित, जिसमें समष्टि क्या है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित, जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित नीतियों का अध्ययन किया जाता है। इसके प्रभाव पर भी संपूर्ण समाज या राष्ट्र का विश्लेषण किया जाता है। समझ। और यहीं पर उसकी विशेषताएं,
समष्टि अर्थशास्त्र की हम लोग विशेषताएं पर मैक्रो इकोनॉमिक्स से हम लोग विशेषताएं तक देखे हैं कि 4 विशेषताएं अभी आपको बताए हैं। कल हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र यहीं से शुरू करेंगे फिर से। आज अर्थशास्त्र की कुछ परिभाषाएं देखें, उसके बाद हम समष्टि अर्थशास्त्र को कितने भागों में भागा गया है दो देखें आज, और समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषाएं देखें और उसकी विशेषताएं देखें। कल हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।